नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए मैथ स्टार्ट करा था, जिसके अंतर्गत हमने आपको 4 वीडियो पहले से ही प्रोवाइड कराए हैं और आज वीडियो नंबर 5 होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है, आपके डीएलएड सेमेस्टर द्वितीय के जो आपके एग्ज़ाम हैं 2022 के, वो आपके एग्ज़ाम दिसंबर में कंडक्ट होने वाले हैं। तो आपको अच्छे से अपना रिवीजन करने के लिए इन वीडियो को देखना बहुत ही आवश्यक है और आप इन्हें देखेंगे और उसके बाद इनसे जो भी आपकी मदद हो सकती है वो आप यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमने पहले 4 वीडियो जो भी अपलोड कराए हैं उनको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट बनी मिलेगी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के नाम से। तो वो जाकर के आप चेकआउट कर लीजिए, वहाँ पर आप देख सकते हैं चारों वीडियो क्रमवाइज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और इससे प्रीवियस की जो वीडियो नंबर 4 है उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक्सरसाइज आपकी चल रही है, उसके अंतर्गत जो आपके क्वेश्चन है वो यहाँ पर डिस्कस कराए जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा हुआ है ओवेनिस्ट गुणनखंड से आप क्या अभिप्राय करते हैं। ओवेनिस्ट का मतलब होता है कॉमन और गुणनखंड मतलब होता है फैक्टर। तो हमने जैसे मान लीजिए एक संख्या ली, एक ले लिया मैंने 12 और एक ले लिया मैंने 16। अब इस 12 को जैसे हम फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। इसी तरीके से हम इस 16 को यानी 16 को जब फैक्टर करेंगे तो हम कर सकते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो इस तरीके से अब इसमें देखेंगे जो कॉमन नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, ओवेनिस्ट गुणनखंड होगा। तो इसमें देखिए 2 2 कॉमन आ गया, चलो 2 आ गया। उसके बाद फिर 2 2 कॉमन आ गया, 2 2 कॉमन आ गया। अब देखिए कोई चीज़ कॉमन आ रही है, नहीं आ रही है, तो इसका जो ओवेनिस्ट गुणनखंड हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं दो संख्याओं के फैक्टर करने पर जो चीज़ हमें कॉमन मिलती है वही हमारा ओवेनिस्ट गुणनखंड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि पूछा हुआ है कि महासा निकालने की विधि का वर्णन करिए। तो महासा निकालने की विधि यानी महासा निकालने की कितनी विधियाँ होती हैं उनका वर्णन करिए। तो हमने महासा निकालने की विधियों के बारे में आपको बताया है। जो महासा निकालने की विधियाँ होती हैं वो एक होती है गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। ये दोनों मैंने डिस्कस करी हैं आपको डिटेल में। तो आप क्या करना है, आपको ये गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों को देखना है। तो आप प्रीवियस जाकर के वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आपको सभी जानने के लिए मिल जाएगा इनके बारे में। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है लासा निकालने की विधि। और लासा निकालने की भी दोनों विधियाँ होती हैं, एक गुणनखंड विधि होती है और एक भाग विधि होती है। इनको भी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो में, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और जान सकते हैं इनके बारे में। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाज्य नंबर और अभाज्य नंबर को परिभाषित करिए। तो देखिए भाज्य नंबर क्या होता है, देखो इसकी कंडीशन होती है कि जो जैसे मान लीजिए कोई संख्या, ये जैसे मान लीजिए 4 दिया हुआ है तो इसमें 1 डिवाइड कर दे, इसी प्रकार इस 4 में 2 डिवाइड कर दे, इसी प्रकार 4 में 4 डिवाइड कर दे। इसका मतलब ये नहीं है कि 4। अब देखिए यहाँ पर एक ये जो 4 मैंने नंबर माना, इसमें 3 संख्याएं भाग दे रही हैं। इसका मतलब क्या है कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक भाग लगाए और वो स्वयं तो उसमें भाग लगाएगी और एक अन्य नंबर भी उसमें भाग लगा दे, तो वो सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। ये क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। इस तरीके से आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं कि जो संख्या दी जाती है उसमें वो स्वयं भाग लगा दे, एक भाग लगा दे और एक अन्य नंबर भी भाग लगा दे। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो करती है तो वो सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्याओं के बारे में भी मैंने बताया है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं का भाग लगे और एक का भाग लगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये 2 नंबर लिया, ये सबसे छोटी 2 नंबर अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। देखिए 2 में एक भाग लगाएगा और 2 में स्वयं 2 भाग लगाएगा, तो ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगा। उसके बाद इसमें कोई भाग नहीं लगाना चाहिए, तीसरा कोई भी नंबर इसमें भाग ना लगाए। अगर लगाता है तो वो एक भाज्य संख्या कहलाएगी, फिर अभाज्य नहीं कहलाएगी। इसी प्रकार से ये 3 भी आप देखेंगे तो 3 में 1 डिवाइड कर सकता है और 3 में आपका 3 डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा कोई भी नंबर इसमें डिवाइड नहीं कर पाएगा। ये कंडीशन अगर फॉलो करती है तो वो भाज्य संख्या होगी। ओके, इस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हो भाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए, इसके अलावा कोई तीसरी संख्या उसमें भाग न लगा रही हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत ये आपका पहला प्रश्न है। और इस प्रश्न में देखिए क्या कहा हुआ है आपसे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
ठीक है, देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में लिखा हुआ है कि कोई संख्या यदि दी गई दो या दो से अधिक व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित कर दे तो उस व्यंजक को क्या कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने दो नंबर लिया, यानी मान लीजिए एक 4 ले लिया, एक यहाँ पे मैंने 8 ले लिया। इसके हमने फैक्टर करे 2 इंटू 2, इसके फैक्टर हमने करे, इसके फैक्टर हम करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2। इन दोनों में हमने कॉमन नंबर देखा कि दो बार आएगा, यानी 4 आ गया। ये जो 4 है वो 4 में भी भाग लगाएगा, इसमें भी भाग लगाएगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा, एक फैक्टर कहलाएगा इसका, कि ये एक ओवेनिस्ट फैक्टर है। तो ओवेनिस्ट फैक्टर है, इसका मतलब क्या हो गया, वो आपका समापवर्तक होता है। जो ओवेनिस्ट होता है, जो कॉमन होता है, जो लगाता है, वो एक क्या होता है आपका समापवर्तक कहलाता है, ओवेनिस्ट होता है। ये अपवर्तक, समापवर्त्य और अपवर्त्य ये सभी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कराए हैं, तो वहाँ से जाकर के आप चेकआउट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा हुआ है कि किस विकल्प की अभाज्य संख्या है, किस विकल्प में अभाज्य संख्याओं को दिया गया है। अब यहाँ पर आप पहले विकल्प अ में देखेंगे तो ये अ लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें अ में देखेंगे तो 2, 4 और 6 नंबर दिए हुए हैं। ये अभाज्य हैं या नहीं है, उन्होंने ये पूछा। देखिए 2 तो एक अभाज्य संख्या है, इसमें कोई शक नहीं है। देखो 2 में देखो 2 भाग लगाएगा, और 2 में मतलब 2 में 1 भाग लगाएगा और 2 में 2 भाग लगाएगा। ये अभाज्य संख्या की कंडीशन फॉलो करता है। अब इसमें कोई तीसरा नंबर भाग नहीं लगा सकता। इसी प्रकार से अगर 4 को आप देखेंगे तो देखिए 4 में 1 भाग लगा देगा, 4 में 4 भाग लगा देगा, और 4 में यहाँ पर 2 भी भाग लगा देगा। तो ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए थी, कोई अन्य नंबर उसमें भाग नहीं लगाना चाहिए था, पर लगाया, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे, यहाँ भी 4, 6 तो ये भी गया। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए यहाँ पर 1 दे दिया है, 1 दे दिया, 4 दे दिया, ये भी अभाज्य नंबर नहीं होंगे क्योंकि 4 में भाग जाता है। मैंने ऑलरेडी ये आपको बता दिया 4 में कितनी संख्याओं का भाग जाता है। ये एक भाज्य संख्या है ना कि अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर द में देखेंगे आप तो इसमें 1, 2, 3। अब देखिए यहाँ पर जो 1 दिया हुआ है ये गलत है, 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्याओं के 2 फैक्टर होते हैं, 1 का कोई 2 फैक्टर नहीं होता है। तो यहाँ से 1 हटाइए और 2, 3 आपकी अभाज्य संख्याओं के रूप में ये आपकी काउंट होगी, ये एक काउंट होगी आपकी अभाज्य संख्या के रूप में। तो इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर द चूज करेंगे जब 1 उसमें नहीं लिखा होगा। ये 1 यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये कलर लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा हुआ है कि 9, 12, 18 का लसा ज्ञात करिए कि लासा इसका क्या होगा। अगर देखिए 9 का हम फैक्टर करें तो 3 इंटू 3। इसी प्रकार से अगर 12 का फैक्टर करें हम तो क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू में 3, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। इसी प्रकार से हम 18 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2 कितना हुआ 4, 4 फिर नहीं आएगा तो इसे पीछे करिए। 2 इंटू 3 यानी 2 तिया 6, और फिर 6 में 3 का मल्टीपल करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसके फैक्टर हो गए। इसका लसा पूछ रहा है तो लसा में हमने बताया था एलसीएम इसका पूछ रहा है। एलसीएम का मतलब देखिए पहले कॉमन ले लीजिए, कोई अगर नंबर कॉमन आता है तो कॉमन निकाल लीजिए। देखिए 3, 3 इन तीनों में कॉमन आ रहा है तो 3 निकाल लिया बाहर हमने। इसके बाद हम देखेंगे कि तीनों में और कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर 2 का देख लिया, ये 2 कॉमन आ रहे हैं तो 2 लिख दिया। इसके बाद मैंने देखा देखो ये 2 कॉमन आ रहे हैं तो इनका लिख दिया। इसके बाद जो 2 रह गया उसे भी ले जाओ, छोड़ना किसी को नहीं है, सबको पकड़ना, ठीक है। 2 तिये 6 और 6 ये, तो कितना होगा 6 36। तो 36 आपका आंसर हो जाएगा इसमें। तो 36 नंबर ब, यानी ब नंबर आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें आपका ब नंबर आंसर हो जाएगा और आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़िए। देखिए ये कह रहा है कि आपको बताने 9 के अपवर्त बताने हैं कि 9 के अपवर्त कितने होंगे। तो 9 के अपवर्त निकालने हैं तो 9 का टेबल पढ़ना चालू। तो 9 × 9, अभी इसे 9 को हटाओ क्योंकि 9 तो स्वयं होता ही होता है। आप लिख भी सकते हैं जैसे 9 और 9 का फिर 9 दूनी 18, 9 तिये 27। इस तरीके से जितना भी जाएगा, और 9 चौक 36, इस तरीके जितना भी जाएगा ये सभी इसके अपवर्त कहलाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 3rd नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसमें कोई भी अपवर्त 9 का
नहीं है। इस प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हुआ है, क्या कहा हुआ है, इन्होंने लिखा है कि आपको 16, 32 और 64 का लसा बताना है। तो देखिए हम यहाँ पर आपको ये गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, सिर्फ भाग विधि से निकाल देते हैं जो आसानी से हो जाएगा। 16, 32 और 64, ठीक है। अब इसमें पहले हम कॉमन नंबर से देखते हैं किस कॉमन नंबर से ये सब कट जाएंगे। तो ये देखो 2 से कट जाएंगे सभी, 2 अट्ठे 16, ठीक है। इसके बाद 16 दूनी 32 और यहाँ पर देखेंगे तो 32 दूनी 64। फिर इसे 2 से काट देंगे, तो 2 से काट देंगे तो 4, फिर ये हो जाएगा कितना 8 और ये हो जाएगा आपका 16। फिर इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर इसे 2 से हम काट देंगे, ठीक है। 2 से फिर काट दीजिए, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर इसे 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 1 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए इसका निकालना लासा, तो 2 का मल्टीपल 2 दूनी यहाँ से आ जाएगा, 2 का मल्टीपल 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी 64 आपका हो जाएगा इसका एलसीएम। तो 64 यानी ऑप्शन नंबर अ। ऑप्शन नंबर अ क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा हुआ है कि हमें 56, 70 और 84 का लसन निकालना है। लसन निकाल के बताइए इसका क्या होगा। तो इसी प्रकार से आप इसी विधि से निकाल सकते हो, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इन्होंने कंपल्सन नहीं दी हुई है, यानी कोई यहाँ पे हमें मजबूरी नहीं है कि हमें गुणनखंड विधि से निकालना, भाग विधि से निकालना है। तो चलिए इसे हम गुणनखंड विधि से निकाल देते हैं। जैसे 56 का आप फैक्टर करेंगे तो देखिए पहले से नॉर्मल केस में तोड़ लीजिए, जैसे मान लो 7 इंटू 8 तोड़ लिया, ठीक है, तो 56 हो जाएगा ना। तो फिर 8 का हमने फैक्टर कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, समझ में आ गया। 8 सत्ते 56 होता है। इसी प्रकार से 70 में हमने कहा 7 इंटू में 10 करूँगा और 10 को हमने 2 फैक्टर में तोड़ लिया, 2 इंटू 5 में। तो यही फैक्टर हमारा सही है, क्योंकि 7 दूनी 14, 14 पंजे 70 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने 84 को जोड़ दिया तो क्या होता है 12 सत्ते 84। तो देखिए 7 हमने यहाँ निकाल लिया और 12 है तो इसे हमने कर दिया 2 इंटू 2 इंटू में 3, 12 सत्ते 84 होता है। आप देख लीजिए यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 तिया कितना हो जाएगा, 28 तिया हो जाएगा 84, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 तिया 84 हो जाएगा, 28 तिया 84, ठीक है। तो 3 अट्ठे 24 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 8, 28 तिया 84 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए इसमें कॉमन क्या है। कॉमन देखेंगे तो 7 7 7 7 कॉमन आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने देखा इसमें 2 2 कॉमन आ गया तो 2 कॉमन हो गया। उसके बाद फिर ये वाला 2 कॉमन आ गया तो 2 कॉमन हो गया। फिर इसके बाद इसमें अब ये तीनों ये नहीं आ रहा, इनको भी खींच लो, यानी 5 इंटू में 3 इंटू में 2। अब इसका मल्टीपल सबका कर लो, कितना आ जाएगा। देखिए 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 सत्ते, ठीक है। तो 12 सत्ते 84, 120 सत्ते 12 सत्ते 84, ये हो जाएगा 840। देखिए इसमें 840 कहीं आंसर में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो ये पहला तो है नहीं, ये दिया हुआ है स नंबर पे, तो यही आपका स नंबर हो जाएगा इसका आंसर। स नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे 7वां क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है इनके लासा निकालिए, यानी 10 का निकालिए। तो 10 के फैक्टर हम कर लेंगे 2 इंटू में 5, 10 का लासा हो गया, मतलब 10 के फैक्टर हो गए। इसी प्रकार से हम 65 के फैक्टर करेंगे। 13 पंजे कितना होता है 65 होता है, यानी यहाँ पर हम 5 इंटू में 13 लिख देंगे। 13 पंजे 65 हो गए। इसी प्रकार से 91, तो 91 63 91 होता है, तो 7 इंटू में 13। अब देख लेंगे इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। देखिए पहले तो इसमें 5 मिल गया तो 5 निकाल लिया एलसीएम के लिए, यहाँ एलसीएम लिख लीजिए, बराबर में 5 निकाल लिया। 5 के बाद हमने देखा 13 13 निकल गया तो 13 13 13 लिख दिया। फिर ये 2 नहीं आए, इनको भी खींच लीजिए, 2 को और 7 को, तो 2 इंटू में 7। अब देखिए किस तरीके से आप मल्टीप्लाई इनका कर सकते हैं। देखिए 2 सत्ते 14,
14 पंज 70, 70 और 7 का मल्टीपल कर दो 13 में, ठीक है। तो 13 में कर दो, तो यानी ये हमने 13 लिख लिया और यहाँ पर हमने 7 लिख दिया। तो 13 सत्ते 91 होता है, 91 और एक जीरो बनेगा, सो जीरो लिख दीजिए यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा 910। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7 का स नंबर। अब जी अंक के प्रश्न है मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तो ये देखिए अंक के प्रश्न आप देख सकते हैं, ये सभी जितने भी अंक के प्रश्न हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही रहने दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा है ये ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।